कैसे हो बच्चों? आज हम क्लास 11 सीरीज में लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने मोशन के बारे में स्टडी किया था और मोशन का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा था? When a body changes its position with respect to time and with respect to observer, then that body is defined as in motion. ठीक है। अच्छा, तो और उस लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जर्वर की इंपॉर्टेंस भी देखी थी। उसी ऑब्जर्वर को लेते हुए हम अपनी बात को आज आगे बढ़ाएंगे और एक नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? क्या नाम है इसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों, हमारे फिजिक्स में स्पेशली मोशन टॉपिक में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आप फटाफट समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस समझाया था ऑब्जर्वर की, है ना? ऑब्जर्वर के बदलने से कैसे एक सेम बॉडी स्टेट रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन भी हो सकती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, आपका जो ट्रेन में आप बैठे हुए थे, पापा के लिए जो ट्रेन में है आपके सामने, उनके लिए आप रेस्ट में हैं, और मम्मी जो आपको सी ऑफ करने आई है उसके लिए उनके लिए आप मोशन में हैं। तो ऑब्जर्वर के बारे में, ऑब्जर्वर कौन था? जिससे मैंने पूछा था, जो चीजों को देख रहा है, जो चीजों की एनालिसिस कर रहा है, जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है ना? वो हमने उसको बोला ऑब्जर्वर। अच्छा, यहां जो टर्म हम डिफाइन करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके कंसेप्ट को समझो ना, और सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ फोकस करो स्क्रीन को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंसेप्ट को। अगर एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया, बिलीव मी बच्चों, बहुत सारे फिजिक्स के टॉपिक बहुत आसानी से आपसे बनेंगे, जो बिना इसके कंसेप्ट के लगभग बनाना इम्पॉसिबल है ना? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन देखें बच्चों, ठीक? जरा इसको रब कर दें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने डिफाइन किया है एक सेट ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस, है ना? मैंने बच्चों 3 एक्सिस लिए, एक्स, वाई एंड जेड। ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल फ्रेम कर रही हैं। एक्स जो है y से 90 डिग्री पे है और z से भी 90 डिग्री पे है। सिमिलरली y एक्सिस z एक्सिस, x एक्सिस और z एक्सिस दोनों से 90 डिग्री पे है। तो ये जो बच्चों 3 एक्सिस है ना, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, ये देखो बच्चों, है ना? मैंने 3 एक्सिस लिए, 3 ऑर्थोगोनल एक्सिस लिए। इसमें ये जो तीनों है ना, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। इसको मैंने इस फिगर में क्या नाम दिया? देखो, इसको मैंने नाम दिया z, इसको मैंने क्या नाम दिया? x, इसको मैंने क्या नाम दिया? y। और ये तीनों जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, है ना? अच्छा, तो मैंने ये सेट ऑफ एक्सिस लिया और साथ ही साथ मैंने एक घड़ी भी ले ली। तो बच्चों, इस सेट ऑफ एक्सिस, है ना, ऑर्थोगोनल एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, और इस घड़ी को मिलाकर मैंने डिफाइन किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों, अगर हम समझने की कोशिश करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लस क्लॉक, है ना? इनके कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने नाम दिया, इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? मुझे कुछ खास इसमें नजर नहीं आया, क्या है ये और इतना इसके बारे में क्यों हम लोग बातें कर रहे हैं? तो एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में जब हमने मोशन के बारे में स्टडी की थी, तो ये हमने ध्यान दिया था कि मोशन डिफाइन करते हैं ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर हमें बताता है। मैंने ये कहा कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट उस ऑब्जर्वर के साथ करेंगे, ठीक? अच्छा,
तो ये तो मेरा डेफिनेशन हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अच्छा, और बच्चों देखो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अब जैसे मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, मान लेते हैं बच्चों इसका इनिशियल पोजीशन है यहां पे, और यहां से चलते हुए थोड़ी देर के बाद टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए लेट यहां पहुंच गए, है ना, यहां पहुंच गए। तो ये जो बॉडी है ये चल रही है, यहां से जा रही है वहां पहुंच रही है। बच्चों लास्ट क्लास में देखो जिसका पोजीशन बदलता है, तो इस बॉडी का पोजीशन बदल रहा है किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के। अरे मैंने इसमें ऑब्जर्वर तो कहीं मेंशन नहीं किया, मैंने कहीं ऑब्जर्वर मेंशन किया ना। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट है उसमें बाय डिफॉल्ट ऑब्जर्वर जो है ओरिजिन पे बैठ जाता है ना बच्चों। जो ऑब्जर्वर होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंसेप्ट में बाय डिफॉल्ट ओरिजिन पे बैठ जाता है ना। ठीक, अब समझने की कोशिश करो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन हो गया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिसेस एंड क्लॉक। कोऑर्डिनेट एक्सिसेस और क्लॉक, क्लॉक मैंने यहां पे बनाया। अच्छा, डेफिनेशन में क्या था याद करो फिर से, जब किसी बॉडी का पोजीशन बदलता है टाइम के रेस्पेक्ट में, सर तो टाइम यहां से ले ली, और किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर कहां है सर, मैंने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पे बाय डिफॉल्ट ऑब्जर्वर को मान लिया। इस तरह से माना बच्चों, है ना, इस तरह से माना कि जैसे ही मेरा ऑब्जर्वर चलना स्टार्ट करता है तो उससे अटैच्ड ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस और वो क्लॉक वो भी चलना स्टार्ट कर देगी, है ना। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये हमेशा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के यानी कि इस कोऑर्डिनेट को, अगर मैं बात करूं ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस ऑब्जर्वर के लिए है ना। तो ये ऑब्जर्वर हमेशा इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे बैठा रहेगा, और अगर ये ऑब्जर्वर चलता है तो उससे अटैच्ड ये कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ट्रेवल करेगा, है ना। इस तरह से ट्रेवल करेगा कि जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो और ऑब्जर्वर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट मुझे समझ में आया। मोशन में क्यों कौन इंपॉर्टेंट था, ऑब्जर्वर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने क्यों डिफाइन किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो डिफाइंड है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस और क्लॉक का कॉम्बिनेशन है, और ओरिजिन और ऑब्जर्वर को मैंने बाय डिफॉल्ट कहां मान लिया, ओरिजिन पे मान लिया, राइट। अगर ऑब्जर्वर मेरा चलता है ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी तो मेरा उससे अटैच्ड, है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और क्लॉक भी ट्रेवल करेंगे। तो मैं बोलता हूं कि इस ऑब्जर्वर के लिए मेरा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस और क्लॉक के कॉम्बिनेशन में ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है और सारी मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहा है, राइट बच्चों। ठीक, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो मैंने ऑब्जर्वर लिया चौक को, है ना, मैंने ऑब्जर्वर लिया चौक को, और ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये बाय डिफॉल्ट कहां बैठा रहेगा, अगर मैं बात करूं इस ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया कि इस ऑब्जर्वर से फटाक से कोऑर्डिनेट एक्सिस को अटैच करो। तो ये ऑब्जर्वर कहां बैठ गया, ओरिजिन पे, और यहां पर घड़ी को इमेजिन करो, है ना, यहां पर घड़ी को इमेजिन करो। तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस और के कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे मैंने ऑब्जर्वर को माना, मैंने डिफाइन किया इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, फिर से ध्यान देते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर चीजों को ऑब्जर्व करता है और उसके बारे में हमें बताता है। तो अगर मैं बात करूं आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। We're used to seeing things from a particular point of view, that is, from a particular frame of reference, and things look different to us under different circumstances. At the moment, things look peculiar.
You're upside down. No, you're the one that's upside down. No, you're upside down. No, I'm not. He's the one that's upside down, isn't he? Well, let's toss for it. All right. Okay. You lose. He's the one that's really upside down. You better come into my frame of reference now. All right. तो अगर आप महसूस करो बच्चों, है ना, ये जो ऑब्जर्वर है, अगर हम इसके मोशन की बात करें, किसके मोशन की बात कर रहे हैं? ऑब्जर्वर के मोशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जर्वर है ना बच्चों, ये कितने तरीके से मोशन कर सकता है? ये ऑब्जर्वर कितने तरीके से मोशन कर सकता है? तो सबसे पहले देखते हैं, सर ये ऑब्जर्वर रेस्ट में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जर्वर मूव कर सकता है, सर ये रेस्ट में रह सकता है और मूव कर सकता है। अच्छा, मूव करने के में भी दो तरीके हैं, एक सर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है और ऑब्जर्वर हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर सकता है, ठीक। और ऑब्जर्वर जो है हमारा बच्चों, सर्कुलर मोशन भी कर सकता है। तो हमने देखा कि ये अलग अलग तरीके से ऑब्जर्वर के मोशन होने की वजह से हम अलग अलग कंसेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। अच्छा, ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में है और अगर ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी में है, तो हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंबाइनली बोलते हैं सर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, और आपका ऑब्जर्वर जो है वो जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन और या सर्कुलर मोशन में है, हम इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर के मोशन के हिसाब से हमने उससे अटैच्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस का तीन तरह से मोशन रिप्रेजेंट किया। एक तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो रेस्ट में रह सकता है ना, ये जो मेरा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये रेस्ट में रह सकता है, इसका मतलब इसके ओरिजिन पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर रेस्ट में है। अच्छा, फिर ऑब्जर्वर यहाँ पे जो ओरिजिन पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर है वो इधर मूव कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरा ऑब्जर्वर इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। फिर क्या केस बन सकता है कि ओरिजिन पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर है ना, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, फटक से चला गया इधर, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव। फिर एक हो सकता है कि ये जो मेरा है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये सर्कुलर मोशन कर सकता है, ये सर्कुलर मोशन कर सकता है ना, सर्कुलर मोशन कर सकता है, तो भाई वो वाला केस मैंने ले लिया। अच्छा, ये सारे मोशन कौन कर रहा है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के मोशन के हिसाब से कोऑर्डिनेट एक्सिस भी मूव कर रही है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसके हिसाब से मूव कर रही है? ऑब्जर्वर के हिसाब से। वो ऐसे मूव कर रही है ना कि ऑब्जर्वर हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे रहे, है ना, ठीक है। तो सर अच्छा, ये मैंने क्या नाम दे दिया? जब ऑब्जर्वर मेरा रेस्ट में है और ऑब्जर्वर मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस वक्त मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नाम दे दिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मतलब है इसका? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यह है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेरा लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है और न्यूटन्स के कुछ नियम वैलिड है। अभी मैं बस थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, जब वहां पहुंचेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तो इन सब चीजों को और डिटेल से देखेंगे। अच्छा, फिर से रिपीट करते हैं। तो जब मेरा ऑब्जर्वर
रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है, जिसलिए मैंने उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नाम दिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। अच्छा, जब मेरा ऑब्जर्वर कांस्टेंट एक्सीलरेशन या सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है या सर्कुलर मोशन में है, तब ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ना वो वैलिड नहीं है। मान लो एक कार से दो पर्सन ए और बी जा रहे हैं, है ना, और एक बाहर बैठा हुआ आदमी जो कि ग्राउंड पे है सी, वो कार को देख रहा है। ठीक है, मैं ए से पूछता हूं कि बताओ कार किस में है, तो ए बोलेगा सर रेस्ट में है। मैं बी से सी से पूछूं तो वो क्या बोलेगा, सर कार मूव कर रही है। अच्छा, और अभी तो आपको लग रहा है कि सर ये बार बार ये बातें क्यों बोल रहे हैं, लेकिन देखो अनजाने में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टर्म्स में बातें कर रहे हैं। जैसे ट्रेन से चलो, है ना, अब जब आप जैसे ट्रेन से तुम दिल्ली जा रहे हो, तो जब दिल्ली प्लेटफॉर्म पे जाते हो ना तो बोलते हो, अपने को पैसेंजर से बात करते हो कि अरे दिल्ली आ गया। को पैसेंजर से क्या बात किया, दिल्ली आ गया। तो महसूस करो दिल्ली तो वही है ना, दिल्ली तो वही है, आप दिल्ली के पे जा रहे हो, आप दिल्ली पर जा रहे हो, लेकिन आप क्या बोलते हो, दिल्ली आ गई। ठीक, उसी तरह से जब आप दिल्ली पहुंचते हो तो अपने पापा को बोलते हो आगरा छूट गया। क्या बोलते हो पापा से, आगरा छूट गया। अच्छा, क्या आगरा वाकई में मूव कर रहा है, नहीं, मूव ऑफ कर रहे हो। तो दिल्ली आ गई, आगरा छूट गया, ये कौन बातें कर रहा है, ये आप कर रहे हो। इसका मतलब आप जवाब किसके बात के लिए दे रहे हो, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जवाब दे रहे हो, है ना, कि दिल्ली आ गई, आगरा छूट गया। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आगरा भी रेस्ट पे है और दिल्ली भी रेस्ट में है। फिर भी हम बहुत कॉमन बोलचाल में बोल देते हैं, आगरा छूट गया, दिल्ली आ गया। मेरी बात समझ में आई बच्चों? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए एक सवाल करते हैं और एक नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। चलो भाई, मैंने ग्राउंड लिया, ठीक, ग्राउंड पे मैंने कार्ट लिया, इस कार्ट पे मैंने एक स्टैंड लिया और स्टैंड पे यहां पर मैंने एक बॉल लगा दिया, है ना। मैंने ग्राउंड पे कार्ट लिया, ग्राउंड पे मैंने कार्ट लिया और कार्ट पे मैंने ग्राउंड पे कार्ट लिया और कार्ट पे स्टैंड पे मैंने बॉल लगा दिया। ये जो बॉल है ना, इसको जब हमको मन करेगा तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं, हम इसको रिलीज कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये मेरा मोशन कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैंने दो ऑब्जर्वर लिए बच्चों, एक ऑब्जर्वर जो कार्ट पे ही है जिसका नाम मैंने बी दिया, और एक ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे है जिसको मैंने ए दे दिया। अच्छा, मैं सिचुएशन को समझो। इस कार्ट को जब कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर मूव कराएंगे और उस दौरान बॉल को छोड़ेंगे तो ए को उसका रास्ता कैसा दिखाई देगा, ए को इसका रास्ता कैसा दिखाई देगा। मेरा क्वेश्चन है बच्चों, पाथ ऑफ बॉल, path of ball as observed by observer A। बच्चों, ऑब्जर्वर ए है ना, जब बॉल चलती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब कार्ट चल रही है और उस पे बॉल को छोड़ दोगे तो ए को उसका रास्ता कैसा दिखाई देगा,
वीडियो को पॉज करो और सोचो। I'll show you this again. This time there'll be a line on the film so that you can see the path. I think that you can see that the path of the ball is a parabola. ऐसा दिखाई देगा। ठीक, सही सोचा, गुड। अब फिर से देखो, ये जो कार्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और उस बॉल को ड्रॉप किया, ये जो बी है ना, उस ऑब्जर्वर बी, उसको ये बॉल का रास्ता कैसा दिखाई दिया? सेम क्वेश्चन, पाथ ऑफ बॉल एज observed by ऑब्जर्वर बी, है ना। स्टैंड पे से जैसे ही बॉल को ड्रॉप किया तो इस ऑब्जर्वर बी को बॉल का रास्ता, पाथ कैसा दिखाई दिया? वीडियो को पॉज करो और सोचो। ऐसा सोचा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा, अब क्या करते हैं ना, अब इस कार्ट को कार्ट, ये जो कार्ट चल रही थी ना बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब मैंने इस बॉल का रास्ता ए के लिए और बी के लिए पूछा तो ए ने बताया ऐसा और बी ने बताया ऐसा। चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब क्या करता हूं ना, इस कार्ट को मैं इस बार कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे देता हूं, कार्ट को कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे देता हूं और एक्सीलरेशन देने के बाद मैं जानना चाहता हूं कि ऑब्जर्वर बी को बॉल कैसा ऑब्जर्व हुआ ड्रॉप होने के बाद, है ना। क्वेश्चन देखो, पाथ ऑफ बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर बी। सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि जब ये कार्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर बी को गिरती हुई बॉल, जस्ट ड्रॉप होती हुई बॉल, उसका रास्ता कैसे दिखाई देगा? ऑब्जर्व करो। उसका रास्ता कैसे दिखाई दिया? बी को ऐसा। अच्छा, महसूस करो डिफरेंस। जब ये ऑब्जर्वर बी, जब ये बॉल, सॉरी, जब ये कार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो ये बॉल बी को कैसे दिखाई दी? ऐसी। और जब ये कार्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही थी तो ये गिरती हुई बॉल बी को कैसे दिखाई दी? ऐसी। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ ना, ये जो आपका कार्ट है ये आगे चला गया और बॉल पीछे छूटती हुई महसूस हुई। किसको? बी को। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो। कार्ट जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव किया तो ये बॉल ऑब्जर्वर बी को पीछे छूटती हुई महसूस हुई। अच्छा, हाँ। और जब ये कार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तब ये बॉल ऑब्जर्वर बी को साथ साथ जाती हुई महसूस हुई। मेरी बात समझ में आ गई? मैं रिपीट करता हूं, कार्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो ये गिरती हुई बॉल उसको साथ साथ जाते हुए महसूस हुई, तभी तो स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाई दिया, है ना। अच्छा, और जब कार्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा था तो ये बॉल ऑब्जर्वर बी को पीछे छूटती हुई महसूस हुई। अच्छा, तो प्रश्न ये है ना, अच्छा, ऑब्जर्वर बी के लिए सब कुछ रेस्ट में है ना, ये मोशन में कर रहा है, ये किसको पता है? तो ए को पता है, बट बी के लिए ये सब कुछ रेस्ट में है। तो ये गिरती हुई बॉल बी को पीछे की तरफ क्यों जाती महसूस हुई, पीछे की तरफ छूटती क्यों महसूस हुई? अच्छा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए अब मैंने देखा
इस बी के लिए तो सब कुछ रेस्ट में है ना, कल्पना करो बी के लिए क्या कोई मोशन में है? नहीं, कोई भी मोशन में नहीं। तो ये जब बी के लिए कुछ भी मोशन में नहीं है तो ये गिरती हुई बॉल बी को पीछे छूटती हुई क्यों दिखाई दी? हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया स्यूडो फोर्स का। भाई ये कब लगता है? ये स्यूडो फोर्स जो है कब पिक्चर में आता है? स्यूडो फोर्स कब पिक्चर में आता है? तो जब ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड है, कब पिक्चर में आता है, कब लगता है? जब ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड है। अच्छा, किस तरफ लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, है ना? कब लगता है? जब आपका ऑब्जर्वर एक्सीलरेट है। किस तरफ लगता है? सर जिधर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अच्छा, ये फोर्स है ना, कितना लगता है? तो सर स्यूडो फोर्स को डिफाइन किया मैंने स्यूडो फोर्स को डिफाइन किया, इट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर and multiplied by acceleration of observer। ध्यान देना, pseudo force, that is force, is the multiplication of mass and object, mass and acceleration। अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। मास किसका? ऑब्जेक्ट का। एक्सीलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। ध्यान रखो, मास ऑब्जेक्ट का और एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर का। अच्छा, किसके लिए लगता है स्यूडो फोर्स? किसके लिए लगता है? इस केस में किसके लिए लगेगा? ए के लिए लगेगा, बी के लिए लगेगा, दोनों के लिए लगेगा? तो नहीं, ये जो बॉल है ना पीछे की तरफ छूटती हुई महसूस हुई, किसके लिए? बी के लिए। बी एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो बी ने कल्पना किया एक काल्पनिक फोर्स है जो पीछे की तरफ लग रहा है ना? एक काल्पनिक फोर्स है जो पीछे की तरफ लग रहा है। क्या नाम दिया? स्यूडो फोर्स, है ना? तो इट acts only for accelerated observer, accelerated observer, that is for B only। तो ये जो स्यूडो फोर्स के बारे में कौन चर्चा करेगा? सिर्फ बी करेगा। क्या ये करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो महसूस करो, बी न्यूटन के लॉ को वैलिड करने के लिए ये पीछे क्यों छूटा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक काल्पनिक फोर्स के बारे में सोचा, है ना? और क्या मानते हैं कि सर ये बॉल जो है ना, सर ये पीछे छूटता हुआ महसूस हुआ इसको, तो पीछे छूट रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स लग रहा है ना? अच्छा, बी तो रेस्ट में है, तो ये बी को क्या लगा? ये पीछे छूट गया, पीछे रह गया, गिरा और पीछे चला गया। हाउ इज इट पॉसिबल? बी को क्या लगा? बॉल गिरते हुए पीछे जा रही है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हमने किसका कंसेप्ट इस्तेमाल किया? स्यूडो फोर्स का। अच्छा, कब लगा? जब ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड है। किधर लगा? ऑब्जर्वर के पीछे लगा। कितना लगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अच्छा, और ध्यान रखना ये सिर्फ एक्सीलरेटेड ऑब्जर्वर के लिए है, यानी कि ये सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करता है। इट एक्ट्स ओनली फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्यूडो फोर्स कब लगता है? जब मेरा ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड होता है। किसके लिए लगता है?
सिर्फ उस एक्सीलरेटेड ऑब्जर्वर के लिए लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि एक्सीलरेटेड ऑब्जर्वर न्यूटन के लॉ को यूज कर सके। किस तरफ लगता है? ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट लगता है। कितना लगता है? ऑब्जेक्ट का मास और मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक क्वेश्चन से समझते हैं बच्चों। लेट मेरी एक कार है, इसका एक्सीलरेशन a है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरफ यहां, और ये बच्चों ये जो सरफेस है ना, ये फ्रिक्शनलेस है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। और ये कार जो है ग्राउंड पे जा रही है, ग्राउंड पे ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। और यहां पर बच्चों कोई मास रखा है, लेट 2 kg का। ठीक, सिचुएशन को समझो। एक कार है जो इधर 6 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। कार की जो छत है ना, उस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास 2 kg है। मैंने 2 ऑब्जर्वर लिए, है ना, मैंने 2 ऑब्जर्वर लिए बी और एक ऑब्जर्वर ए। चलो कुछ बातें फटाफट मैं पूछता हूं, है ना, कुछ बातें मैं फटाफट पूछता हूं, मुझे जवाब दो। स्यूडो फोर्स किसके लिए लगेगा? स्यूडो फोर्स किसके लिए लगेगा? किसके लिए? सिर्फ बी के लिए, है ना। क्यों बी के लिए लगेगा? क्योंकि सर ये ऑब्जर्वर एक्सीलरेशन में है ना, एक्सीलरेटेड है। अच्छा, स्यूडो फोर्स बी के लिए लगेगा। किस पे लगेगा? है ना, ये जिन जिन चीजों को देखेगा उन पे लगेगा। स्यूडो फोर्स किस पे लगेगा? सर ये जिन जिन चीजों को देखेगा उस पे लगेगा। तो क्या सर इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा, है ना। अगर मैं, अच्छा अब महसूस करो, कार आगे जा रही है, सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है ना, तो ये क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे की तरफ छूटता चला जाएगा क्या? ये गिर जाएगा, कार आगे चली जाएगी, है ना। अगर ए से पूछूं कि ये क्यों गिरा, तो ए कहेगा भाई कार आगे चली गई इसलिए गिरा, सर कार मोशन में है इसलिए मास गिर गया। बी से मैं पूछूंगा बताओ ये क्यों गिर गया, तो बी ये तो कह ही नहीं सकता ना कि कार मोशन में है, क्योंकि बी के लिए कार तो रेस्ट में है। तो बी क्या कहेगा? चेक करेगा क्या मैं एक्सीलरेशन में हूं, क्या मैं, हाँ मैं एक्सीलरेशन में हूं, हो रही मैं एक्सीलरेशन में हूं। तो क्या मुझ पे स्यूडो फोर्स लगेगा? लगेगा। कितना लगेगा? हाँ लगेगा। किस तरफ लगेगा? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो भाई किस तरफ है? अगर मैं स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन पूछूं तो बी के अपोजिट। किस तरफ? सर इधर लेफ्ट साइड में, है ना। तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर? लेफ्ट साइड में। अच्छा, क्या एम पे लग रहा है? हाँ लग रहा है। अच्छा कितना लग रहा है? मैग्नीट्यूड कितना है? सर मैग्नीट्यूड हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। सर इट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। कितना आंसर? सर 2 इंटू 6 दैट इज 12 न्यूटन। ठीक है, 12 न्यूटन। तो m पर स्यूडो फोर्स लगा b की वजह से, b के, फिर से m पर स्यूडो फोर्स लगा। अगर b से पूछे किस तरफ लगा, तो b ने बोला पीछे लगा। अच्छा a से पूछूं क्या m पे स्यूडो फोर्स लगा? नहीं लगा। ध्यान से सुनो, b से पूछूं क्या इस पे स्यूडो फोर्स लगा? लगा। a से पूछूं क्या इस पे स्यूडो फोर्स लगा? नहीं लगा। a के लिए क्यों नहीं लगा? क्योंकि सर a एक्सीलरेटेड नहीं है। b के लिए लगा? हाँ लगा। क्यों? क्योंकि सर b एक्सीलरेटेड है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सर्कुलर मोशन जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा था, ठीक, और भाई 11th में तो हमें बहुत डिटेल से पढ़ना है, एससी और में तो अपना पूरा एक चैप्टर अलग से है। तो याद करो, सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रही है, क्या उस पर कोई एक्सीलरेशन लगता है? हाँ लगता है।
अच्छा, कौन सा एक्सीलरेशन लगता है? सेंट्रीपिटल। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल लगता है, और किस तरफ लगता है? सेंटर की तरफ लगता है ना। जैसे देखो बच्चों, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है ना। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट के इस ऑब्जेक्ट से मैं बात करूं तो क्या ये, अगर इसको मैं ऑब्जर्वर मान लूं तो क्या बताओ ये ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड है? हाँ सर एक्सीलरेटेड है। इस पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है। किधर लग रहा है सर? टुवर्ड सेंटर लग रहा है ना। इस पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है और टुवर्ड सेंटर लग रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इस पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है और टुवर्ड सेंटर लग रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है, टुवर्ड्स एक्सीलरेशन और टुवर्ड सेंटर लग रहा है। तो अगर इसको आप ऑब्जर्वर लो के इसके लिए सर्कुलर मोशन की एनालिसिस करोगे बच्चों ना, तो जिस भी ऑब्जेक्ट की एनालिसिस करोगे उस पे स्यूडो फोर्स को जरूर कंसीडर करोगे, है ना। उस पे स्यूडो फोर्स को कंसीडर करोगे, जिसको सिर्फ ये सर्कुलर मोशन वाला ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर मानेगा, है ना। उस ऑब्जेक्ट पे जिसकी एनालिसिस ये ऑब्जर्वर कर रहा है, जब ये सर्कुलर मोशन में है, ये खुद एक्सीलरेटेड है, इस पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना। ठीक, अगर इससे सर्कुलर मोशन की एनालिसिस करवाओगे ना तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? इस ऑब्जर्वर के लिए स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट पिक्चर में आ जाएगा, है ना। तो ऑब्जर्वर जब सर्कुलर मोशन में है तो वो खुद एक्सीलरेटेड है, उस एक्सीलरेटेड से अगर आप कोई एनालिसिस करवाओगे तो उस पे स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट पिक्चर में आ जाएगा, और उस सर्कुलर मोशन में स्यूडो फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। स्यूडो फोर्स इन सर्कुलर मोशन, is known as सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके लिए है? सर उस ऑब्जर्वर के लिए है जो सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन में होते हुए सर्कुलर मोशन की एनालिसिस कर रहा है। तब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करेंगे। बेटा बच्चों सर्कुलर मोशन में जब पहुंचेंगे ना बहुत डिटेल से करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टॉपिक चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको मेरी बातें समझ में आई हो, तो आप एक काम करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं कोई भी वीडियोस को डालूं तो आप तक वो फटाक से पहुंच जाए, है ना। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।